बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भयो भावो भयम च भयमेव च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में जन्म कुंडली में बनने वाले बुद्धादित्य योग को लेकर के। योगों की कड़ी में आज चर्चा सूर्य और बुध के कारण बनने वाले एक दिव्य औषधि की तरह बनने वाला योग है ये बुद्धादित्य योग। आइए कैसे कैसे और क्यों और क्या परिणाम होते हैं इसके जानेंगे आज के कार्यक्रम में। आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा और अंतिम तक टिक करके रहिएगा। उन लोगों के नामों का चयन आज मैंने कर दिया है, इसके बाद भी एक दो नामों को सम्मिलित जरूर करूंगा। अगर आप लिखे गए लेख आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं तो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन आज ऐसे उस डेट तक जिन्होंने भी मुझे भेज दिया है अपने लिखे गए लेख, उन 10 से 12-15 नामों की घोषणा आज करूंगा, जिनका आने वाले दिनों में मैं उनके लेख के ऊपर विषय लेकर के और विशेष कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं। आप सभी लोग जिनके भी नामों की घोषणा करूंगा, एक एक करके प्रत्येक लोगों के लेख पर विषय बनाऊंगा और अगर उसमें कुछ छटनी भी करनी पड़ी तो करूंगा। आज आपके नाम की घोषणा करूंगा और साथ ही साथ आपके लिखे गए लेख मैं उन प्रतिष्ठित लोगों को ईमेल करने वाला हूं जिन्हें मैंने अपने ज्ञान की मंडली में शामिल समझा है अभी तक, या जिन्हें जाना है। ये मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे गुरुजन हैं, कुछ प्रतिष्ठित समाज के उच्च पदस्थ अधिकारी भी हैं जिनके पास आपके लेख को भेजूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी विलंब के। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। बुद्धादित्य योग, ये जो योग का निर्माण होता है प्रिय दर्शकों, वो दो ग्रहों के एक साथ बैठने से होता है। कोई भी ग्रह जब किसी खास परिस्थिति में चले जाते हैं, किसी खास भाव में चले जाते हैं, किसी खास ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो ये योग के निर्माता हो जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ग्रह के साथ बैठेगा तो किसी योग को बना करके ही छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई दो ग्रह जो विशेष योग के निर्माता होते हैं वही योग बनाते हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बुध और शनि एक साथ बैठें तो योग बनाएं, कोई जरूरी नहीं कि शनि और सूर्य एक साथ बैठे तो योग बनाएं, लेकिन हाँ, गुरु चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो योग बना दें, मंगल चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो योग बना दें, ये योग बना देते हैं। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस योग पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसका पहले मैं आपको लाभ बता देता हूं कि होता क्या है। देखिए एक बात बताता हूं, जिस किसी भी जातक की कुंडली में अगर बुद्धादित्य योग बना हुआ है तो वो यशस्वी होगा, प्रतापी होता है, ऊर्जावान रहता है, काम जल्दी निपटाने में भरोसा करता है, एक्यूरेसी उसकी टॉप पे रहती है। बुद्ध की स्थिति निर्णय लेने में होती है तो व्यक्ति निर्णय का परख करके निर्णय लेने वाला होता है, महत्वाकांक्षा से भरा होता है उसका जीवन, स्वावलंबी बनना चाहता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाने वाला होता है। व्यक्ति वाणी से संबंधित काम करने वाला हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, तीव्र व्यवसाय को करने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाला, लॉ आदि से संबंधित क्षेत्रों में जाने वाला, कार्टूनिस्ट हो सकता है, क्रिएशन से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है, अभिनय के क्षेत्रों में जा सकता है, कला के क्षेत्रों में जा सकता है, फैशन के क्षेत्र में जा सकता है, साथ ही साथ अकाउंटेंसी का काम कर सकता है, साथ ही साथ पदस्थ अधिकारी चाहे किसी भी क्षेत्र में बनना हो तो बुद्धादित्य योग अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप और भी कई सारे क्षेत्र, जैसे राजनीति का काम कर लेना, मैंने कहा अकाउंटेंसी वगैरह का काम कर लेना, मुंशीगिरी का काम कर लेना, ज्योतिष बनने का काम हो सकता है। आपकी कुंडली के आधार पर आप कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं और साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटी के किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी पे आप जा सकते हैं। नगर निगम में जहां लोगों से संबंध बनाने का काम होता हो, जहां किसी बैंकिंग क्षेत्र में व्यक्ति अगर काम करता हो वहां पे भी जा सकता है। व्यक्ति समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है।
अगर आपकी कुंडली में ये अब बनता कैसे है? तो बनने के लिए इसमें दो ग्रहों को देखा जाता है। वास्तव में दो ग्रह, एक तो महत्वाकांक्षा और जगत के चक्षु स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य को, और दूसरा सर्वाधिक चपल चंचल और चलायमान ग्रह बुध को। बुध जब सूर्य के निकट जाते हैं तो ऐसे सामान्यतया वो 13 हंसों का जब उनका भेद होता है, 13 हंसों की जब दूरी होती है तो बुध अस्त हो जाते हैं। 13 अंशों तक बुध अस्त हो जाते हैं। और वही अगर बुध सूर्य के निकट 11 अंशों पर हो और वो वक्री हो तो ये अस्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में 13 और 11 अंशों को जरूर देखिए कि उनकी डिग्री कितनी है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात आपको बता दूं जो कि वैज्ञानिक रूप से तथ्यात्मक है कि सूर्य और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी एक दूसरे पे दृष्टि नहीं डालते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सूर्य और बुध जब भी रहेंगे तो एक घर के अंतर पे रहेंगे। जहां भी सूर्य बैठेंगे उसके एक घर आगे बुध या एक घर पीछे बुध, या फिर दोनों एक साथ ही बैठे रहेंगे। ये सूर्य बुध और शुक्र जो हैं वो लगभग एक दूसरे के साथ ही या एक ही साथ इकट्ठे बैठते हैं। अगर सूर्य यहां बैठेंगे तो या तो बुध यहां बैठेंगे, या तो शुक्र यहीं बैठेंगे, या फिर शुक्र यहां या बुध यहां, या तो बुध अगर सूर्य यहां बैठेंगे तो बुध एक घर पीछे। मतलब इनकी जो कक्षाएं हैं वास्तव में परिक्रमा करने की वो बिल्कुल निकट की है और बिल्कुल ये निकट के संबंधों में देखे जाते हैं। योग बनता है जब किसी भी कुंडली में तो उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है और वो रश्मि प्रदायक हो जाता है। वो रश्मि जो प्रायः ग्रहों पे जब पड़ती हैं तो वो जातक को प्रभावित करती हैं अच्छे और बुरे तौर पे। जैसे शनि और राहु अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बुरे तौर पे लोगों को प्रभावित करते हैं या जातक को। तो इसी तरह से अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बुद्धादित्य योग बन जाता है। मैंने लाभ बताया, ये वस्तुतः जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बने तो ये योग तो बनता है। लेकिन बात प्रिय दर्शकों जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी ग्रह जो सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है, तो अगर ये योग छठे भाव में बनेगा तो जहां व्यक्ति के प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाला बन जाता है, यहां पे वो धन धान्य और ऐश्वर्य को देने वाला भी कई बार साबित होते देखा गया है। लेकिन अष्टम भाव में अगर ये बनेगा तो इसका ड्रॉबैक ज्यादा रहेगा, मतलब नुकसान थोड़ा ज्यादा या विलंब से सफलता मिलने वाला होता है। वस्तुतः इस योग को बनने के लिए कभी भी अगर देखें तो अगर ये योग क्रमशः केंद्र के चारों घरों में यहां सप्तम और दशम भाव में अगर बन जाए, लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम में, या तो भाग्य भाव में जहां नमा भाव जिसे कहा जाता है, या फिर त्रिकोण में अगर ये बन जाए, साथ ही साथ अगर ये लाभ भाव में भी बन जाता है तो ये बेहतर होता है। इसकी एक दूसरी स्थिति जो ये है प्रिय दर्शकों कि अगर ये द्वितीय भाव में भी बन जाता है तो व्यक्ति को वाणी का तो थोड़ा सा कठोर बनाएगा लेकिन धन दे देता है। और साथ ही साथ ये अवस्था के आधार पर निर्भर करता है कि सूर्य के साथ बैठ करके अगर बुध अस्त भी हो रहे हैं तो वो अपना फल देते ही देते हैं। और ये बात सिद्ध है कि अगर ग्रह बुध निकट जाकर के अपने आप को सूर्य से डिग्री के हिसाब से अस्त कर लेता है तो भी वो अपना फल नहीं देगा ऐसा नहीं है, वो फल जरूर देता है। और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि व्यक्ति को टाइम पे वाणी का लाभ न मिलने दे, और हो सकता है कि व्यक्ति समय रहते अपनी वाणी का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। एक बात और है यहां जो समझना आवश्यक है कि सूर्य और बुध के कारण बनने वाले इस बुद्धादित्य योग में व्यक्ति हमेशा सर्वोच्च पद पे विभूषित होता है। अगर वो अपना ही काम करेगा तो निश्चित रूप से हमेशा श्रेष्ठ ही रहता है। अपने अंडर में लोगों को काम कराने वाला, किसी के लाभ और अलाभ की स्थिति से उसे बड़ा कम लाभ होता है और बड़ा कम उसमें वो पचड़े में पड़ना चाहता है। शुद्ध होता है, शांत होता है, परिष्कृत होता है, श्रेष्ठ होता है, यशस्वी होता है, गुणकारी होता है और महत्वाकांक्षी होता है, स्वाभिमान से भी भरा होता है। ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ अगर क्रमशः केंद्र के चारों घरों में, त्रिकोण और त्रित्रिकोण में और साथ ही साथ लाभ भाव में बैठे हों तो ये
बुद्धादित्य योग श्रेष्ठ फलों को देने वाला होता है। मैंने जहां चर्चा करी कि अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो ये प्रतियोगिता और साथ ही साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से जो दो चार होने वाली स्थितियां हैं उससे थोड़ा दूर कर देते हैं और वस्तुतः व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पाने वाला हो जाता है। अष्टम भाव में मैंने जहां बात कही कि व्यक्ति के जीवन में धन देने वाले और समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले और साथ ही साथ कभी कभी एक्सीडेंट और खतरा को बढ़ाने वाले भी हो जाते हैं। एक स्थिति और बनती है कि जन्म कुंडली में, हालांकि आने वाले दिनों में मैं बुद्धादित्य योग कैसे बनेगा और प्रत्येक का भाव में उसका क्या फल रहेगा ये बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं चर्चा इस योग पे कर रहा हूं कि वास्तव में ये कैसे बनता है, प्रत्येक भाव का फल क्या होगा, इस पे एक अलग कार्यक्रम होगा। तो 12वें भाव में अगर ये स्थितियां बन जाती हैं तो व्यक्ति के मति बुद्धि को क्षीण करने वाली कमजोरी और नास्तिक बुद्धि और विचारों से व्यक्ति को सम्मिलित कर देती है। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग और साथ ही साथ कलुषित मानसिकता के लोगों के साथ संपर्क में रहते हुए व्यक्ति को देखा जाता है। सूर्य चूंकि महत्वाकांक्षा और धार्मिक तत्व का ग्रह होता है, ये व्यक्ति से अच्छे निर्णय कराता है। अगर सूर्य और बुध की स्थिति जन्म कुंडली के 12वें भाव में बन जाती है और वहां पे अगर ये योग अच्छे तरीके से बनते देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा बुद्धि को कमजोर करता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है बुरे तौर पे और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर चपलता को देने वाला, मतलब व्यक्ति वाचाल प्रवृत्ति का हो जाता है, अपनी बुद्धि को ज्यादा और बेवजह का इस्तेमाल करता है। कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा वाचाल हो जाता है कि सामने वाला पूछेगा कुछ और, दो बातें पूछने पे वो चार बातें बताता है। एक्सप्लेन करने की क्षमता का व्यय कर देता है व्यक्ति, अपने महत्वाकांक्षा का व्यय कर देता है। और ऐसी स्थिति में कि सूर्य और बुध की स्थिति जब 12वें भाव में बन रही हो तो व्यक्ति को जीवन में थोड़ी सी कठिनाई को भी देने वाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दांपत्य भी प्रभावित होते देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में कि सूर्य और बुध की स्थिति 12वें भाव में बन रही हो तो व्यक्ति की वाणी से प्रभावित करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति अपनी वाणी से कई बार लाभ नहीं ले पाता है, अपनी मति बुद्धि का सदगति से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अपने श्रेष्ठ क्षमताओं को वो पहचान नहीं पाता है और कई बार निर्णय लेने में तो उसे तकलीफ होती ही है, साथ ही साथ वो कई बार अपने वास्तविक जो बैलेंस की बातें हैं, अपने वास्तविक उसको क्या कह सकता है कि अपने अंदर की तीव्र क्षमता को जो वो व्यक्ति कर सकता है उसे वो नहीं पहचान पाता है, या हो सकता है कि जीवन में कई बार उसे भटकना ज्यादा पड़ता है। ये 12वें भाव की स्थिति है। कैरियर को लेकर के परेशानी हो जाती है या फिर कई बार व्यक्ति दांपत्य को लेकर के ऊहापोह वाली स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जहां पे प्रतियोगिता समाज में उच्च और अच्छे वर्गों से बढ़ जाती है, अगर व्यवसाय करता या किया रहता है तो समाज में उसे जीने के लिए थोड़ी सी ठेलम ठेल वाली स्थिति में भी जाना पड़ता है क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ जाती है। ये प्रत्येक स्थिति में सूर्य और बुध के साथ बनने वाले बुद्धादित्य योग की स्थिति है अगर आपकी कुंडली में। हालांकि ये बहुत श्रेष्ठ और सामान्यतः एक बात और बता देता हूं तो लगभग 70 से 80% कुंडलियों में सूर्य और बुध के साथ बनने वाले बुद्धादित्य योग को देखा जाता है, परंतु वो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, ज्ञानी होता है और गुणवान होता है। अपने निर्णय और अपने वाचा, अपनी स्थिति को, अपनी वाणी से वो कई बार समाज में प्रतिष्ठित होते देखा गया है, डोमिनेट करते देखा गया है। ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग बनता है तो ये श्रेष्ठता से आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों को देने वाला और खास करके व्यक्ति को दार्शनिक प्रवृत्ति के हिसाब से काम करने वाला बना देता है और व्यक्ति लालच से युक्त जीवन नहीं जीता है। उसकी अपनी एक स्थिति होती है, उसकी अपनी एक विशेष पहचान होती है जो समाज में हो सकता है कि आरंभ में बच्चा थोड़ा कम पढ़ा लिखा या पढ़ने में कम मन लगाता हो, लेकिन समाज में और मेंटल लेवल पे अगर बात करें तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह जीवन जी करके इस जीवन यात्रा और जीवन नैया को पूरा करता है। ये बुद्धादित्य योग है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका फलादेश करना बड़ा आसान और सरल सा हो जाता है। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कही गई बात, किसी भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का, ज्ञान का, यश का, गौरव का, क्षमा का, दान का, श्रेष्ठ मति बुद्धि का, हंसी का, सुख का, दुख का, प्रलोभन का, ईर्ष्या का, द्वेष का,
छल कपट, इन सभी चीजों का गुण मैं खुद ही लेकर के बैठा होता हूं। मुझसे परे इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो मुझे दिखा दो। आपके अंदर उठ रहे तीव्र भावनाओं का संचार स्वयं भगवान ही करते हैं। आपकी और मेरी क्षमता ऐसी नहीं है कि हम उनके इस प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर से प्रतिपल के लिए भी हट सके और छट सके। कुछ वो नाम उमेद सिंह सोढ़ा जिनकी लेख मैंने रखे हैं: प्रीति दुबे, मनप्रीत कौर, निखिल सिंह, शक्तिपाल सिंह, रोहित नरवाल, रविंद्र चौहान, साक्षी, कविता पांड्या, अंजू यादव, मयूर परासर, नीतू झा जी हैं, अनिरुद्ध वत्स जी हैं, सागर पोखरेल जी हैं, सचिन कुमार जी हैं, तरुण बाघेल जी हैं। आप सभी लोग जिनके नाम में पहले आरंभ में जी नहीं लगाया था, उन सबके लिए जी कह देता हूं। अब से अगले हफ्ते में मैं आप लोगों के लेख पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर बन करके रहिएगा और प्रत्येक व्यक्ति का लेख सुनेगा भी। और एक बात और जो जाते जाते कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी लेख नहीं लिखा है और समय के कारण नहीं लिखा है, तो एक बात बता देता हूं, आपने खुद को पहचाना नहीं है। आप पहचान लीजिए अपने आप को। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं आप। ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। आप क्षमता से युक्त हैं, बस हम आलस्य से विजय नहीं प्राप्त कर पाते और हमें वही हरा देता है। आज के लिए बस इतना ही, पूरा है ये। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।